गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत विशेषण पाठ को समझाना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसको कहा जाता है? अर्थात गुण, जिसके गुण, दोष, अवस्था, इन सब का ज्ञान होता है, वो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि से का पता चलता है, कि विशेषता का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कि जैसे हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाली है, इसमें मीठी और सरल विशेषण। वे हमें वार्षिक पिकनिक पर समुद्र दिखाने ले गई। वार्षिक क्या हुआ? विशेषण। समुद्र का पानी खारा व नीला था। पानी कैसा था? खारा और नीला, पानी की विशेषता हो गई। वहां हमने छोटी बड़ी मछलियों को देखा। मछलियां तो संज्ञा शब्द है, छोटी बड़ी क्या हो गई? उनकी विशेषता हो गई, इसलिए विशेषण। अध्यापिका ने बताया कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो बड़ी और छोटी विशेषण हो गई। गुण दोष का जैसे पता चलता है कौन से शब्दों से? भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, शांत, कंजूस, न्यायप्रिय, इस तरह के जो गुण होते हैं उनका पता चलता है विशेषण से। दूसरा, स्थान बोधक, जैसे भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, मध्य, किनारे, इस तरह के शब्द होते हैं, वे भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आकार कैसा है? जैसे गोल हो, चौकोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, तिकोना हो, यदि इन सब आकारों का पता चलता है तो भी गुणवाचक विशेषण। रंग रूप के बारे में, जैसे काला, नीला, पीला, सफेद, गोरा, काला, हरा, आकर्षक, सुनहरा, सुंदर, इस तरह के शब्द होते हैं, तो भी वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। समय का पता चलता है, जैसे दैनिक है, मासिक है, साप्ताहिक है, इस तरह की यदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब भी गुणवाचक विशेषण ही होती है। दशा, जैसे वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वह पतला है, मोटा है, गीला है, इस तरह से के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। अमीर है, गरीब है। स्वाद या गंध का, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, खुशबूदार, बदबूदार, इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तब भी वो गुणवाचक विशेषण ही होती है। दिशा, जैसे दिशाओं में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी है या पाश्चात्य, इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तब भी ये गुणवाचक विशेषण ही कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषणों में हम किसी के रंग, रूप, आकार, काल, दोष, दिशा, स्वाद, गंध आदि का ज्ञान करते हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बताए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तो क्रियाओं की विशेषता क्रिया विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण, दूसरा इसका भेद दिया गया है संख्यावाचक विशेषण। अब आपने देखा होगा नीचे संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण दिया गया। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद दिए गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक अथवा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं
कि किसकी संख्या निश्चित है, किसका परिमाण निश्चित है। यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वो इसी के निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलती है वो संख्यावाचक विशेषण कहती है। जैसे हम 6 दोस्त हैं, 6 निश्चित है। इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब होता है जिन चीजों की हम गिनती करते हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। और एक साथ हम आपको समझा रहे हैं जिससे कि आपको उनका अंतर पता चले। और परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि जिन चीजों की नाप तोल की जाती है, जिन चीजों को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 करके, जिनको हम गिन सकते हैं वो तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जिनकी नाप तोल की जाती है, चाहे किलो हो, लीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह से जिनकी नाप तोल की जाती है वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आपको अंतर पता चला। जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमने आपको उदाहरण दिया है कि इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को तो गिना जा सकता है, इसलिए ये वाक्य किस में आएगा? संख्यावाचक में। सबसे पहले हमें तो ये पता करना है कि ये वाक्य परिमाणवाचक में आएगा या संख्यावाचक में। तो ये वाक्य किस में आया? संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण में आया क्योंकि उसकी गिनती निश्चित है कि इस कक्षा में 50 विद्यार्थी, तो उनकी संख्या निश्चित हो गई, इसलिए वो कौन सा भेद हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे होगा? इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, लड़के और लड़कियों की संख्या निश्चित नहीं है तो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो हो गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस विद्यालय में ये इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। लेकिन यदि हम इसी वाक्य को ऐसे कहते हैं कि इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, इसमें 25 लड़के और 25 लड़कियां हैं, तब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें अनिश्चितता की स्थिति हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से आपको परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताना चाहें। परिमाणवाचक विशेषण को हमने बता दिया जिसकी नाप तोल की जाती है किलो से, लीटर से, मीटर से, किलोमीटर से। जैसे दूध को हम लीटर से नापते हैं, तेल को हम लीटर से नापते हैं, अनाज को हम किलो से नापते हैं, कपड़े को हम मीटर से नापते हैं और डिस्टेंस को हम किलोमीटर से नापते हैं। तो इस तरह से जिनका परिमाण लिया जाता है वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं जिनकी संख्या जिनको निश्चित हो, अर्थात हमें 2 लीटर दूध चाहिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमें 5 किलो चावल चाहिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और हमें कुछ दूध चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमें कुछ फल चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। डियर स्टूडेंट, यदि नाप तौल की संख्या निश्चित होती है तब तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, और यदि नाप तौल की संख्या निश्चित नहीं होती है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, हम केले कभी खरीदते हैं तो किसी किसी जगह पर केले किलो के रेट में मिलते हैं और कहीं कहीं पर केले दर्जन के रूप में मिलते हैं। यदि ये वाक्य आता है कि हमें 2 किलो केले चाहिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और हमें 2 दर्जन केले चाहिए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि दर्जन को गिना जाएगा। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। 2 दर्जन हुए तो 24, मतलब गिनती की गई है। तो यदि हमें 2 दर्जन केले चाहिए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और यदि हमें 2 किलो केले चाहिए तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसलिए जिन चीजों की गिनती की जा सके
यदि हम दर्जन में उसको गिनते हैं तब तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा, और यदि हम किलो में उसकी नापतोल करते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संकेत के रूप में, इसलिए इसका नाम भी है सार्वनामिक, मतलब सर्वनाम के शब्द है जिन्हें संकेत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था, मैंने आपको बताया था कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, अर्थात इस पुस्तक को हम अपनी कह रहे हैं, तो ये संकेत है, क्योंकि हम इसको संकेत ही तो कह रहे हैं। यह पुस्तक मेरी है, तो ये हमारी पुस्तक है, अर्थात हम संकेत कर रहे हैं। तो यह पुस्तक मेरी है, अर्थात सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमेशा संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे रमा स्कूल गई, रमा स्कूल से घर आई, रमा घर से विद्यालय गई। उसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रमा स्कूल गई, वह स्कूल से घर आएगी और घर से बाजार जाएगी। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? रमा के लिए। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, और जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जब संज्ञा शब्द का प्रयोग सर्वनाम से पहले किया जाए, जब संज्ञा शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाए, अर्थात यह पुस्तक मेरी है, ये इस तरह से प्रयोग किया जाए, तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेत भी दिया गया और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत विशेषण की अवस्थाएं पाठ समझाना चाहेंगे। अभी तक आपने विशेषण के भेद पढ़े, गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद पढ़े, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आज हम आपको विशेषण की अवस्थाएं बता रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं? 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, अंतरावस्था और उत्तमावस्था। डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण शब्दों के साथ किसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे विशेष कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। लड़का कैसा है? अच्छा। तो ये शब्द क्या हुआ? विशेष। और यह शब्द क्या हो गया? विशेषण। मोहन अच्छा लड़का है, अर्थात मोहन कैसा है? अच्छा है। अच्छा शब्द से विशेषण बताई जाती है, इसीलिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और जिस शब्द से बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो इसमें विशेष और विशेषण का क्या होता है? कभी कभी विशेषण आगे भी लगा होता है और कभी भी पीछे भी लगा होता है, इसलिए वो शब्द के अनुसार होता है। आगे आपको विशेषण की अवस्थाएं हम बताने जा रहे हैं। दूसरे उससे पहले आप समझ लें कि विशेषण होते हैं, विशेष होता है और प्रविशेषण भी होता है। यदि हम इसी वाक्य को लिख दें कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो ये बहुत शब्द क्या होगा? प्रविशेषण। विशेषण की भी जो विशेषता बताता है
अर्थात अच्छे की भी विशेषता बता रहा है ये क्या बता रहा है? मोहन बहुत अच्छा लड़का है। यदि हमने इसको बहुत यहाँ लिख दिया तो इसमें विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो उसको कहा जाता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण हम कहते हैं। प्रविशेषण जैसे इस पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे क्या हो गया? प्रविशेषण। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने आपको ये बताया इस तरह से अब आप इसकी अवस्थाएं समझें। विशेषण की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था कौन सी अवस्था होती है? जिसमें कोई भी शब्द मूल होता है, जैसे सुंदर। सुंदर शब्द क्या है? मूलावस्था। यदि उत्तरावस्था, उत्तरावस्था का मतलब होता है दो के बीच में हमें समानता करना, जैसे सुंदरता। और तीसरी सुंदरपन। अर्थात मूलावस्था का मतलब होता है कोई चीज मूल रूप से, जैसे सीता बहुत सुंदर है। यदि हम ये बात कहते हैं कि सीता बहुत सुंदर है तो वो मूलावस्था है। सीता बहुत सुंदर है, ये मूलावस्था है इसकी। यदि हम इसी वाक्य को इस तरह से लिखें, सीता गीता से अधिक सुंदर है, तो दो के बीच में समानता बताई जा रही है। सीता किस तरह की है? गीता से भी अधिक सुंदर है। अर्थात उत्तरावस्था, दो के बीच में समानता को करना वो उत्तरावस्था होती है। और तीसरा उत्तम अवस्था जानने के लिए यदि हम लिखते हैं सीता सबसे सुंदर है, अर्थात विशेषण की उत्तमावस्था। यदि हम उत्तमावस्था बताते हैं तो सीता सबसे सुंदर है। मूलावस्था, मूल अवस्था, सुंदर, सुंदरतम और सुंदरतम। अर्थात यदि मूल अवस्था बताएंगे तो वह मूल अवस्था होगी। उत्तरावस्था का मतलब दो के बीच में समानता बताना, और उत्तमावस्था का मतलब है उसे सर्वश्रेष्ठ बताना। सीता बहुत सुंदर है, मूलावस्था। सीता गीता से भी अधिक सुंदर है, उत्तरावस्था। और सीता सबसे सुंदर है, तो उत्तमावस्था। इस तरह से विशेषण की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारी संस्कृत शब्दों में विशेषण शब्दों को उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर और तम प्रत्यय लगाई जाती है। यदि हमें इसे उत्तरावस्था बनाना है तो तर प्रत्यय लगा देंगे, और यदि इसकी मूल उत्तमावस्था बनाना है तो तम प्रत्यय लगा देंगे। इस तरह से तर और तम प्रत्यय लगा करके हम विशेषण की अवस्थाएं लिख सकती हैं। धन्यवाद।